हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। दोस्तों, आप सभी का घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज में स्वागत है। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इस पर आपकी एक क्लास ऑलरेडी आ चुकी है और आज आपका आधुनिक भारत के इतिहास का पार्ट 2 होने वाला है। तो हमने लास्ट क्लास में आपके लगभग 50 क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व किया था, 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम 50 क्वेश्चंस से आगे का डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर इस बुक की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी रिवीजन करने के लिए। तो आप इस पीडीएफ के थ्रू रिवीजन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है @PCS Mind और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपके सामने आज 51 क्वेश्चन। लास्ट क्लास में हम 50 क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, 51 क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? आपको ये बताना है। सही आंसर है इसका बी, पील आयोग। तो पील आयोग के बारे में आपको याद रखना है। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित आयोग पील आयोग है। देखिए, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव गठन के लिए पील आयोग का गठन किया, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 का अनुपात रखा गया, जबकि मद्रास तथा बंबई में यह अनुपात 1:3 का रखा गया। देखिए, आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। दोस्तों, जब 1857 का विद्रोह हुआ था, 1857 की क्रांति हुई थी, तो ये अंग्रेजों के खिलाफ एक काफ़ी बड़ा विद्रोह था जिसका दमन अंग्रेज़ों ने किया। और इसी विद्रोह से सबक लेकर अंग्रेज़ों ने जो आर्मी थी, उस टाइम की सेना थी, उसमें काफ़ी बड़ा फेरबदल किया। तो उसी फेरबदल के लिए, सेना में बदलाव के लिए ही इस पील आयोग का गठन किया गया था। तो पील आयोग का गठन बेसिकली भारतीय फौज के नव गठन के लिए था 1857 के विद्रोह के बाद। और इसके द्वारा क्या किया गया दोस्तों, आपको पता है 1857 से पूर्व 45,000 की सेना हुआ करती थी। अब देखिए, जो यूरोपीय सैनिक होते थे और भारतीय सैनिक थे, तो 1857 के विद्रोह से पूर्व यूरोपीय सैनिकों की संख्या 45,000 हुआ करती थी, लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद इसको बढ़ाकर 65,000 कर दिया गया। और जो भारतीय सैनिक 2,38,000 हुआ करते थे, उनको घटाकर 1,40,000 कर दिया गया। इनकी संख्या घटा दी गई भारतीय सैनिकों की, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा विद्रोह था। इस विद्रोह ने अंग्रेज़ों को काफ़ी बड़ा आघात दिया था। और यहाँ पर आपको इस चीज़ को भी याद रखना है, बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 का अनुपात रखा गया। तो बंगाल में क्या अनुपात था? 1:2 का अनुपात था। और जबकि मद्रास और बंबई में यह अनुपात 1:3 का रखा गया। तो यहाँ से आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आपको इन सभी फैक्ट्स को अच्छे से याद रखना है। चलिए, तो ये था आपका 51 क्वेश्चंस पील आयोग से रिलेटेड। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट है आपका नील विद्रोह किसके बारे में था? तो इसका सही आंसर है आपका यहाँ पर सी, नील विद्रोह किसके बारे में था? रैयत का मतलब होता है किसान। तो किसान नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। तो नील विद्रोह बेसिकली आपका यही था। जो किसान थे वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा उनसे जबरदस्ती, और वो भी एक अमान्य मूल्य पर, उनको उनकी फसल का सही मूल्य भी नहीं दिया जाता था, तो उनसे जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी। यही था आपका नील विद्रोह। देखिए, सही आंसर इसका सी है। 64th बीपीएससी में प्रीलिम्स में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए, 1859 से 60 ईस्वी में बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में नील बागान मालिकों के विरुद्ध हुआ।
नील विद्रोह बागान मालिकों के विरुद्ध हुआ। आपको यहाँ पर याद रखना है, सबसे पहले याद रखना है कि नील विद्रोह कब हुआ था, तो ये 1859 से 60 में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था, तो इसका नेतृत्व विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के द्वारा किया गया था। ये इसके नेता थे। देखिए, यह आंदोलन नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। विद्रोह का मूल कारण ददनी प्रथा थी, जिसमें बागान मालिक किसानों को नील की खेती के लिए कुछ पैसा अग्रिम भुगतान कर देता था। इस भुगतान के बदले किसान नील उगाने तथा उपज उसी बागान मालिक को पूर्व निर्धारित दर, जो बहुत ही कम होती थी, पर नील बेचने के लिए बाध्य हो जाता था। इस प्रकार की बेगार कृषि के विरुद्ध किसानों का विद्रोह नील विद्रोह था। इस पर दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक लिखा है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाता है नील विद्रोह से रिलेटेड नाटक कौन सा है और किसने लिखा है। आपको याद रखना है नील दर्पण के बारे में। नील दर्पण नील विद्रोह से रिलेटेड नाटक है और इसको दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट है आपका 53 क्वेश्चन। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे। तो इस क्वेश्चन को अभी हमने डिस्कस किया था। आपको बताना है नील दर्पण के लेखक कौन थे। तो सही आंसर आपका बी है, दीनबंधु मित्र, जो कि अभी हमने ऊपर भी देखा था। तो नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। इनको आपको याद रखना है। 54 क्वेश्चन है आपका, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो आपको इस प्रथा के बारे में बताना है जहां किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है। देखिए, इसका सही आंसर है आपका रैतवाड़ी प्रथा। आपको पता है अंग्रेजों ने भू राजस्व से रिलेटेड 2-3 प्रकार की प्रथाएं चलाई थी। एक आपकी रैतवाड़ी प्रथा थी, जमींदारी प्रथा थी, महालवाड़ी प्रथा थी, दहसाला प्रथा थी। लेकिन आपको यहाँ पर बताना था कि जहां पर भूमि का मालिक किसान होता था, तो वो प्रथा थी आपकी रैतवाड़ी प्रथा। जो ये वर्ड है रैयत, रैयत का मतलब होता है किसान। तो ठीक, आपको इस प्रकार से इसको याद रखना है। रैतवाड़ी प्रथा, इसका मालिक किसान हुआ करता था। आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। रैतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। 55 क्वेश्चन है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी। तो ये आपको बताना है। तो पागल पंथ की स्थापना करम शाह के द्वारा की गई थी। इसका सही आंसर है आपका बी, करम शाह। देखिए, तो पागल पंथ की स्थापना करम शाह, इस प्रकार से आपको इसको याद रखना है। देखिए, पागल पंथ एक अध्र धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। करम शाह का पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 ईस्वी में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किया। 56 क्वेश्चन है आपका, फराजी कौन थे। यहाँ पर आपको बताना है फराजी कौन थे। तो सही आंसर है यहाँ पर ए, हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। फराजी कौन हुआ करते थे, जो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी होते थे, वो आपके फराजी थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह विद्रोह 1838 से 1860 ईस्वी के दौरान चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी वहाबी आंदोलन में सम्मिलित हो गए। आपको इनको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 57 क्वेश्चन है आपका, फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। सही आंसर है ए, हाजी शरीयतुल्लाह। इनको आपको याद रखना है। तो फरेजी आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा की गई थी। 58 क्वेश्चन है आपका, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था। सही आंसर है सी, गुरु राम सिंह। तो कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था, गुरु राम सिंह ने किया था। देखिए,
कूका आंदोलन वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हुए। आपको याद रखना है, कूका आंदोलन और वहाबी आंदोलन दोनों की शुरुआत एक धार्मिक आंदोलन के रूप में हुई थी, लेकिन बाद में ये दोनों ही राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए थे, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी। तो आपको इनके नेता के नाम याद रखने हैं। तो कूका आंदोलन के नेता थे भगत जवाहर मल, और इसकी शुरुआत पश्चिमी पंजाब में 1840 में भगत जवाहर मल के द्वारा की गई थी, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया तथा जुझारू बनाया। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के एक नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी 1885 ईस्वी में मृत्यु हो गई। तो इनको आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका 59 क्वेश्चन। 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण था। तो आपको बताना है 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था। सही आंसर है इसका बी, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। तो दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर लेना। देखिए 1875 के दक्कन विद्रोह के अनेक कारण थे, जैसे महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर और कृषकों का स्थायी रूप से कर्जदार होना, भू राजस्व की ऊंची ब्याज दर, कृषकों की अशिक्षा, गरीबी के कारण उनके खेत घर आदि को गिरवी रखकर ऋण पत्र पर उनसे हस्ताक्षर करवाना, न्याय व्यवस्था की जटिल एवं खर्चीली प्रणाली के कारण किसानों का अपने हितों की रक्षा करने में विफलता। इसी परिस्थिति में 1875 से 76 के अकाल ने कृषकों की ऋण शोधन क्षमता को पूरी तरह खत्म कर दिया। दूसरी तरफ भूमि के मूल्यों में गिरावट के कारण साहूकार ऋणों की वसूली में शीघ्रता करने लगे। इस तरह महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर पर वसूली दक्कन विद्रोह का तात्कालिक कारण बन गई। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 60। देखिए, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी। सही आंसर है सी, वासुदेव बलवंत फड़के। तो महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रारंभिक क्रांतिकारियों में अग्रणी वासुदेव बलवंत फड़के ने बंबई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया। इन्हें काला पानी की सजा दी गई और 1883 ईस्वी में आमरण अनशन से इनकी मृत्यु हो गई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था। सही आंसर है डी, पश्चिमी घाट। रामोसी विद्रोह सही रूप से पश्चिमी घाट इलाके में हुआ था। देखिए, पश्चिमी घाट में रहने वाली रामोसी जाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चित्तूर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया। तो रामोसी विद्रोह के नेता कौन थे? सरदार चित्तूर सिंह। और 1822 में ये विद्रोह हुआ था। रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी आक्रमण कर दिया। 1825 से 26 ईस्वी में भयंकर अकाल और अन्न अभाव के कारण इन्होंने उमाजी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। 62 क्वेश्चन है आपका, वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ। तो सही आंसर है इसका डी, बड़ौदा। तो वघेरा विद्रोह आपका बड़ौदा में हुआ था। इनको आपको याद रखना है। देखिए, बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्रित करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया। 1818 से 1819 ईस्वी के मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया। यह विद्रोह 1820 ईस्वी के आसपास समाप्त हो गया। नेक्स्ट 63 क्वेश्चन है आपका, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था। तो सही आंसर है इसका खोंड जनजाति। देखिए, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम खोंड जनजाति था। तो खोंड जनजाति ने
अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1837 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने किया। विद्रोह का मुख्य कारण विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि को प्रतिबंधित करने के प्रयास, अंग्रेजों द्वारा नए करों का करारोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की जिसके विरुद्ध खोंडों ने विद्रोह किया, परंतु 1855 ईस्वी में चक्र बिसोई लुप्त हो गया, जिसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। तो आपको यहाँ पर याद रखना है खोंड विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? चक्र बिसोई के द्वारा किया गया था। ये इसके नेता थे। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। 64 क्वेश्चन है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन विवादित होगा, तभी यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ है, फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपका विवादित है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 65 क्वेश्चन है, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? सही आंसर है सी, मेजर बारो। 1855 ईस्वी में संथालों ने मेजर बारो को हराया था। देखिए 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भोगनाडीही तालुके में विद्रोह कर दिया। इन्होंने एक साथ पुलिस और दिकुओं पर आक्रमण किए थे, जिसका नेतृत्व सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने किया था। संताल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे पीर पैंती के युद्ध में संथालों ने हरा दिया था। यहाँ पर आपको याद रखना है संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 ईस्वी में हुआ था। इसका नेता कौन थे? तो इसका नेतृत्व बेसिकली सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने किया था। 66 क्वेश्चन है, 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अभी हमने देखा था, सही आंसर है ए, सिद्धू और कान्हू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, मुंडुओं ने विद्रोह खड़ा किया था कब? तो इसका सही आंसर है डी, 1895 में। देखिए मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। तो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था, इसको आपको याद रखना है। और ये कब हुआ था मुंडा विद्रोह? ये 1899 से 1900 ईस्वी में हुआ था। मुंडा जनजाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों, बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे, किंतु विकल्प में निकटतम उत्तर 1895 दिया गया है, इसीलिए विकल्प डी सही होगा। देखिए ये विद्रोह, मुंडा विद्रोह आपका 1899 से 1900 में हुआ था, और अभी जो हमने क्वेश्चन देखा था उसमें निकट में आपका 1895 ऑप्शन दिया था, इसीलिए वहां पर ये ऑप्शन सही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 क्वेश्चन है, उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? सही आंसर है डी, बिरसा मुंडा। तो मुंडा विद्रोह को उल गुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए ये बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। देखिए मुंडा विद्रोह उलगुलान महान हलचल के नाम से जाना गया। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की पारस्परिक भूमि व्यवस्था, खूंट, कट्टी या मुंडारी का जमींदारी या व्यक्तिगत भूस्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई, लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और हजारों मुंडाओं का नेता बन गया। उसने कहा कि दीकू कौन थे? जो कि गैर आदिवासी थे। दीकुओं, गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। 1899 ईस्वी में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा ने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया। लगभग 6000 मुंडा तीर, तलवार और कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो गए, लेकिन बिरसा मार्च 1900 के शुरू में गिरफ्तार कर लिया गया और जून में वह जेल में मर गया। विद्रोह कुचल दिया गया, पर बिरसा मुंडा अमर हो गए।
69 क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? सही आंसर है बी, रांची। तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य जनजातियों में समाज सुधार करना, इन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना था। बिरसा ने अनेक देवताओं जिनको बोंगा कहा जाता है, इनके देवताओं को बोंगा कहा जाता है, तो बिरसा ने अनेक देवताओं बोंगा की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर सिंह बोंगा की पूजा करने का आह्वान किया। मुंडा विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैनिक शक्ति का प्रयोग किया। 70वां क्वेश्चन है आपके सामने, 1899 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका सी, बिरसा मुंडा। 71 क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? सही आंसर है ए, झारखंड। तो बिरसा मुंडा झारखंड के पक्ष में थे। देखिए, बिरसा मुंडा झारखंड के पक्ष में थे। यद्यपि बिरसा मुंडा का आंदोलन असफल हो गया एवं झारखंड राज्य की स्थापना अधूरी रह गई। कालांतर में जब बिहार का विभाजन कर झारखंड राज्य का स्थापना की गई, तब बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने हेतु झारखंड राज्य की स्थापना बिरसा मुंडा के जन्म दिवस अर्थात 15 नवंबर के दिन की गई। 72 क्वेश्चन है, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? सही आंसर है बी, सिंहभूम। तो 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ था। देखिए, 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग, मानभूम क्षेत्रों में हुआ था। इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक व राजनीतिक था। इस विद्रोह के पनपने का सर्व प्रमुख कारण इन क्षेत्रों के जमींदारों द्वारा भूमि कर को अत्यधिक बढ़ाया जाना था। 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत की मृत्यु के उपरांत इस विद्रोह का संचालन गंगा नारायण के द्वारा किया गया। यह विद्रोह रुक रुक कर 1848 ईस्वी तक चलता रहा। अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। 73 क्वेश्चन है, होज विद्रोह कब हुआ था? तो होज विद्रोह आपका 1820 से 21 के दौरान हुआ था। होज विद्रोह 1820 से 21 ईस्वी में हुआ था, जिसका केंद्र संथाल परगना था। 74 क्वेश्चन है यहाँ पर, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? सही आंसर है ई। दोस्तों यहाँ पर आपके उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर सही हैं। यहाँ पर आप इस चीज को समझ सकते हैं। देखिए, छोटा नागपुर की हो एवं मुंडा जनजातियों ने 1820 से 22 ईस्वी तथा पुनः 1831 ईस्वी में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी। इस क्षेत्र में इस कारण 1837 ईस्वी तक अशांति व्याप्त रही। सिंध के जनजातियों ने भी लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक से अधिक ऑप्शन आपका सही है। 75 क्वेश्चन है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? ये नहीं वर्ड आपको ध्यान से देखना है। तो नहीं की थी, सही आंसर है बी, हैदराबाद के निजाम ने। तो हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत नहीं की थी, जबकि और सब ने यहाँ पर की थी। देखिए, हैदराबाद के निजाम को छोड़कर उपयुक्त सभी विजयनगरम के राजा, तमिलनाडु के पोलीगार, त्रवणकोर के दीवान वेलुथम्पी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह किया था, सिर्फ हैदराबाद के निजाम को छोड़कर। 76 क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सही आंसर है ए, सन्यासी। आपको याद रखना है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी की कीर्ति आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। वंदे मातरम गीत आनंद मठ से लिया गया है। तो वंदे मातरम गीत कहाँ है? ये आनंद मठ में मेंशन है। 77 क्वेश्चन है आपका, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? सही आंसर है बी, लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन ने अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाई थी। देखिए, 1876 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल अकर्मण्यता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। 1878 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध शुरू हो गया। 1879 ईस्वी में गंडमक की संधि की गई। 78 क्वेश्चन है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? सही आंसर है ए, लॉर्ड रिपन ने। तो 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द कर दिया गया था।
79 क्वेश्चन है आपका, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? सही आंसर है ए, जमींदारों के साथ। तो स्थायी बंदोबस्त आपका जमींदारों के साथ किया गया था। देखिए 1793 ईस्वी में कार्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं बीसवेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था और 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति भद्र नवाब बन गए थे। 80वां क्वेश्चन है आपके सामने, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? देखिए इसका सही आंसर है आपका सी, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था भू राजस्व का निर्धारण करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 ईस्वी में लागू की गई थी, जो 22 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट स्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित हुई। 1793 में स्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित हुई। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का कारण जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करना तथा मूल कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। देखिए 81 क्वेश्चन है आपका, रैतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो इसका सही आंसर है बी, मद्रास में। रैतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास में लागू की गई थी, इसको आपको याद रखना है। रैतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में लागू की गई। इसके बाद यह व्यवस्था बंबई प्रेसिडेंसी में भी लागू हुई। टॉमस मुनरो का संबंध रैतवाड़ी व्यवस्था से है। तो आपको यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। रैतवाड़ी व्यवस्था से कौन संबंधित हैं? तो आपके टॉमस मुनरो संबंधित हैं और 1792 में इसको तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में भी लागू किया गया। तो इस प्रकार से आपको इसको याद रखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रैतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा लागू की गई थी। 82 क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान की यहाँ पर आपको पूर्ति करनी है। इट मीन्स आपको बताना है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। कब? सही आंसर है 1885। तो यहाँ पर आपका 1885 आएगा। 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया, जिसने जमींदारों को कई अधिकार प्रदान किए। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी की। यह समय किसानों के विद्रोह का था। इसी बीच बंगाल सरकार ने बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 को लागू किया, जिसमें भूमि मालिकों और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया। 83 क्वेश्चन है आपका, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई है? सही आंसर है डी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई है, आपको याद रखना है। चलिए जानते हैं स्वामी दयानंद के बारे में। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर था। तो मूल शंकर का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात की मोरवी रियासत के निवासी एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी विरजानंद जी की से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई। 1875 ईस्वी में उन्होंने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित हैं। अन्य रचनाएं पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मंत्र का खंडन, पंच महायज्ञ विधि, वल्लभाचार्य मत खंडन प्रमुख हैं। ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। 84 क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी?
तो इसका सही आंसर है डी, शिशिर कुमार घोष ने। तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। देखिए, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना मोतीलाल घोष तथा शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 ईस्वी में देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में इसका रूपांतरण कर दिया गया था अमृत बाजार पत्रिका का। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया, जिसे 1879 में एस.एन. बनर्जी ने ले लिया। हिंदू पैट्रियाट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की। बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। 85 क्वेश्चन है, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? सही आंसर है बी, लीडर। तो लीडर उदारवादियों की नीति का प्रचारक था। फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी थी। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे। लीडर समाचार पत्र के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। मालवीय उदारवादी दल के नेता थे। इसके माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार करते थे। 86 क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो सही आंसर है यहाँ पर सी, 1, 2, 3। तो 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां व निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया। तो उदार रजवाड़े, यहाँ पर यह ऑप्शन गलत है। देखिए, 19वीं सदी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन का भारत के इतिहास में विशेष स्थान है। इसने जहां एक और धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों का आह्वान किया, वहीं दूसरी ओर इसने भारत के अतीत को उजागर कर भारतवासियों के मन में आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना जगाने की कोशिश की। इसने बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियों एवं निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया। 87 क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? सही आंसर है डी, राजा राममोहन राय। तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राममोहन राय थे। चलिए देखते हैं आगे। देखिए, राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगाम्बर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष और युग दूत कहा जाता है। तो इनके अन्य नामों को भी आपको याद रखना है। 88 क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? सही आंसर है ए, राजा राममोहन राय। तो आत्मीय सभा के संस्थापक भी राजा राममोहन राय थे। देखिए, हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की और सप्रमाण यह विचार व्यक्त किया कि हिंदुओं के सभी प्राचीन मौलिक धर्म ग्रंथों ने एक ब्रह्मा का उपदेश दिया है। इसके समर्थन में उन्होंने वेदों और 5 मुख्य उपनिषदों का बंगला भाषा में अनुवाद भी किया था। 89 क्वेश्चन है, ब्रह्मा समाज की स्थापना हुई थी कब? ये आपको बताना है। तो ये प्रश्न यहाँ पर विवादित है। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। देखिए, राजा राममोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्मा सभा नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्मा समाज के नाम से जाना गया। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्रह्मा की पूजा का उपदेश दिया। यह ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। इस नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाजों एवं धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। ब्रह्मा समाज ने रंग, वर्ण अथवा मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम, जीवन की उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया। दिए गए विकल्प में कोई भी विकल्प सही नहीं है, इसीलिए यह विवादित था। 90 क्वेश्चन है यहाँ पर, राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई कब? 1828 ईस्वी में। तो राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई थी। इसको आपको याद रखना है। 91 क्वेश्चन है यहाँ पर, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? सही आंसर है बी, विलियम बेंटिक ने। तो सती प्रथा को गैर कानूनी विलियम बेंटिक के द्वारा घोषित किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए, एक मिनट,
देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दिसंबर 1829 में नियम 17 द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रारंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया, परंतु 1830 ईस्वी में इसे बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों में भी लागू कर दिया गया था। 92 क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है ए, आत्माराम पांडुरंग। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे, इनको आपको याद कर लेना है। देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद रनाड़े इस संस्था से 1869 ईस्वी में जुड़े। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। रनाड़े का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा। 93 क्वेश्चन है यहाँ पर, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। सही आंसर है बी, स्वामी विवेकानंद। तो नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। देखिए, स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु की स्मृति में की थी। उन्होंने संन्यास धारण करके धार्मिक ग्रंथों का विशद अध्ययन किया। अपने गुरु की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को है। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 ईस्वी में वे शिकागो गए, जहां उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। इस भाषण से उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया। इसके पश्चात उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में भ्रमण किया, हिंदू धर्म का प्रचार किया। स्वामी जी ने हिंदू धर्म के इस पक्ष मुझे मत छेड़ो की बहुत भर्त्सना की। उनके अनुसार हिंदू धर्म अब केवल खान पान तक ही सीमित रह गया था। वह निर्धनों के धनियों द्वारा शोषण पर धर्म की चुप्पी से बहुत अप्रसन्न थे। उनके अनुसार भूखे व्यक्ति से धर्म की बात करना ईश्वर और मानवता का अपमान है। विवेकानंद ने कोई राजनीतिक संदेश नहीं दिया, परंतु फिर भी उन्होंने अपने लेखों, भाषणों द्वारा नई पीढ़ी में अपने भूतकाल में एक नवीन आत्मगौरव की भावना जगाई। वह एक पक्के देशभक्त थे। सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कहा था, जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। तो ऐसा सुभाष चंद्र बोस ने इनके बारे में कहा था। 94 क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? सही आंसर है बी, स्वामी विवेकानंद ने। 95 क्वेश्चन है यहाँ पर, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? सही आंसर है डी, 1897 में की थी, 1897। स्वामी विवेकानंद दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। आगे चलकर वे स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने रामकृष्ण के संदेश को विश्व में फैलाया। रामकृष्ण मिशन के सिद्धांतों का आधार वेदांत दर्शन है। मिशन मनुष्य की सेवा को ईश्वर की सेवा मानता है, क्योंकि मनुष्य की आत्मा में परमात्मा का अंश होता है। 96 क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया था आर्य समाज को। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दयानंद सरस्वती, जिनको मूल शंकर के नाम से भी जाना जाता है, ने 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्राय पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया। स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। धार्मिक क्षेत्र में वह मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, तंत्र, मंत्र, झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करते थे। वह वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे। उपनिषद काल तक के साहित्य को स्वीकार करते थे। आर्य समाज के नियम और सिद्धांत सबसे पहले बंबई में गठित किए गए, पुनः उसे 1877 में लाहौर में संपादित कर एक निश्चित रूप दिया गया। आर्य समाज का प्रचार प्रसार पंजाब में अत्यधिक सफल रहा। कुछ सीमा तक उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में भी इसे सफलता मिली। महात्मा हंसराज
पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय तथा स्वामी श्रद्धानंद इसके विशिष्ट कार्यकर्ताओं में से थे। 1892 से 93 में ईस्वी में आर्य समाज दो गुटों में बंट गया। एक गुट पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था, जबकि दूसरा गुट पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था। देखिए, पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज, मुंशीराम प्रमुख थे। इन लोगों ने वर्ष 1902 में गुरुकुल की स्थापना की। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में लाला लाजपत राय, हंसराज प्रमुख थे। इन लोगों ने दयानंद एंग्लो कॉलेज की स्थापना की। 97 क्वेश्चन है, किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? सही आंसर है बी, ज्योतिबा फूले ने। ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। देखिए, 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। इनका जन्म 1827 ईस्वी में एक माली के घर हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी 1872 एवं अपने संगठन सत्य शोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। 98 क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है बी, ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। 99 क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है ए, मैडम HP ब्लावेटस्की। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP ब्लावेटस्की के द्वारा की गई थी। 100 क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों, आपको यहाँ पर याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। देखिए, एनी बेसेंट आंग्ल आयरलैंड से थी। वे वर्ष 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही। वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन किया। वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। कब बनी थी? 1917 में। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तथा दूसरी महिला अध्यक्ष बनी। तो आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी आपकी सरोजनी नायडू, जो कि 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी और ये दूसरी महिला अध्यक्ष थी, जबकि पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। 101 क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सही आंसर है बी, एनी बेसेंट। अगर आपसे सिर्फ महिला अध्यक्ष पूछा जाता है प्रथम, तो सही आंसर होगा आपका एनी बेसेंट। अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाता तो सही आंसर आपका सरोजनी नायडू होता। 102 क्वेश्चन है आपका, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? सही आंसर है डी, ज्योतिबा फूले। तो भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से आरंभ हुआ था। देखिए, 103 क्वेश्चन है आपके सामने, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्य शोधक समाज, रहनुमाई मजदेवसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर है आपका बी। देखिए, ये क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है, सबसे पहले आप इस चीज को समझिए। सबसे पहले लिखा है प्रार्थना समाज, इट मीन्स आपको बताना है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। तो सबसे पहले आत्माराम पांडुरंग आएंगे। देन है यंग इंडिया, यंग इंडिया की स्थापना किसने की थी? तो यंग इंडिया से रिलेटेड है आपके मोहनदास करमचंद गांधी। यंग इंडिया एक पत्रिका थी जो कि गांधी के द्वारा संपादित होती थी, इसीलिए दूसरे नंबर पर आपके गांधी जी आएंगे। देन तीसरा है आपका लोक हितवादी। लोक हितवादी पत्रिका किससे रिलेटेड है? तो ये आपके गोपाल हरि देशमुख से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। देन आपका सत्य शोधक समाज है। सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले थे, इसीलिए ज्योतिबा फूले यहाँ पर आएंगे। देन है आपका रहनुमाई मजदेवसन सभा और इनसे जुड़े हुए हैं नौरोजी फुरदोनजी। इसी प्रकार से ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, आपको यहाँ पर सही क्रम में इन चीजों को बताना था। देखिए, 104 क्वेश्चन है आपका, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। सही आंसर ए है। तो नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। देखिए, 105 क्वेश्चन है आपके सामने, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो सही आंसर है सी, 1900 ईस्वी में। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया था।
106 क्वेश्चन है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर है डी, लगान का नगद में परिवर्तन। 107 क्वेश्चन है आपके सामने, स्वामी सहजानंद का संबंध था, सही आंसर है सी, बिहार के किसान आंदोलनों के साथ। आपको याद रखना है, स्वामी सहजानंद का संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी और वे अखिल भारतीय किसान सभा के एक प्रमुख नेता भी थे। उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था। इनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण कहा जाने लगा। 108 क्वेश्चन है आपके सामने, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? सही आंसर है सी, बिहार में किसान आंदोलन से। 109 क्वेश्चन है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? सही आंसर है ए, राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। वे सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान लागू होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 110 क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित थी। सही आंसर है ए, वॉरेन हेस्टिंग्स से। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित थी। यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं, सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति। सुरक्षा प्रकोष्ठ को ही घेरे की नीति के नाम से भी जाना जाता है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वॉरेन हेस्टिंग्स तथा वेलेस्ली संबंधित थे। वॉरेन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया था। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया। इसका उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहें। उस समय भय मुख्यतः अफगानों और मराठों से था। इसलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय का बोझ उठाए, और इस प्रकार अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। वेलेस्ली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आया। वेलेस्ली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना था। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति के और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया। रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियां निम्नलिखित थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये प्रमुख नीतियां थी, ब्रिटिश नीतियां। सबसे पहले कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या घेरे की नीति, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति, अधीनस्थ संघ की नीति, बराबर के संघ की नीति। चलिए आगे बढ़ते हैं। 111 क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली ड्यूअल गवर्नमेंट को समाप्त किया था? सही आंसर है सी, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद और उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले ले। वॉरेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदमुक्त कर दिया। द्वैध शासन, जिसकी शुरुआत बंगाल में 1765 ईस्वी से मानी जाती है, के अंतर्गत कंपनी दीवानी अधिकार अपने पास रखती थी और निजामत के कार्यों का निष्पादन नवाब के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास होती थी। रॉबर्ट क्लाइव समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है तथा नवाब के पास सत्ता की केवल छाया ही है। उसने प्रवर समिति को लिखा था, यह नाम, यह छाया आवश्यक है तथा हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। 112 क्वेश्चन है आपके सामने, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। सही आंसर है ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। देखिए, वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनैतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था। उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले ही था और वह धीरे धीरे विकसित हुई थी। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। अंग्रेजों ने भी यह प्रणाली अपनाई। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई थी, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य थे हैदराबाद,
मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बराड़ के भोंसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी, भरतपुर। दौलतराव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 ईस्वी में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा व सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ली। 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से बसीन की संधि की। संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार कर ली। इस संधि को मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि की संख्या दी गई है। 113 क्वेश्चन है आपके सामने। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। सही आंसर है सी 1877 ईस्वी में। तो इसको आपको याद रखना है। 114 क्वेश्चन है। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। इसका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। 115 क्वेश्चन है। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। देखिए 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की। यह तत्कालीन संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग तथा इल्बर्ट बिल जैसे विवादों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई थी। 116 क्वेश्चन है। 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। 117 क्वेश्चन है। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी? सही आंसर है डी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। तो राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी। इनको आपको याद रखना है। 118 क्वेश्चन है आपके सामने। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? सही आंसर है ए, 1874 ईस्वी में। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने ICS परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 ईस्वी में इन्हें पद से हटा दिया गया था। 119 क्वेश्चन है। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सही आंसर है सी, राजा राम मोहन राय। तो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे। बिपिन चंद्र पाल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया था। कुछ इतिहासकार सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले प्रथम भारतीय मानते हैं। 120 क्वेश्चन, यहाँ पर यह क्वेश्चन विवादित है, आप इसको पढ़िए। मद्रास महाजन सभा की स्थापना मई 1884 में बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लू के द्वारा की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। 121 क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? सही आंसर है सी, 72। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 122। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी कब? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। 123 क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम ने, ये आप देख सकते हैं। 124 क्वेश्चन है आपके सामने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपके बी, ए.ओ. ह्यूम। इनको आपको याद रखना है। 125 क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, वो क्या थे? बेसिकली असैनिक सेवक थे, विज्ञानी थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे या कमांडर थे? तो आपको याद रखना है ये एक असैनिक सेवक थे। 126 क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? सही आंसर है सी, मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। 127 क्वेश्चन है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर है सी, दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। 128 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? सही आंसर है बी, 1924 के अधिवेशन की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। 129 क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सही आंसर है सी, सरोजनी नायडू। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। इनको आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 130 क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो सही आंसर है डी, बांकीपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता RN मुधोलकर ने की। इसी अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। 131 क्वेश्चन है, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? सही आंसर है बी, दादा भाई नौरोजी ने। 132 क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? सही आंसर है बी, सर सैयद अहमद ने ऐसा कहा था। 133 क्वेश्चन है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा था? तो इसका सही आंसर है सी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा ऐसा कहा गया था। देखिए 134 क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? सही आंसर है बी, लॉर्ड लिट्टन के काल में ऐसा हुआ था। तो लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान की गई थी। 135 क्वेश्चन है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से, ये आपको याद रखना है। 136 क्वेश्चन है आपके सामने, एक मिनट देखिए 136 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उपग्रंथी नहीं था? सही आंसर है डी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले आपके उपग्रंथी नहीं थे क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबंधित थे। वह संभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के बवंडरों से नहीं हो सकता। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी उनके शिष्य बने थे। किनके? गोपाल कृष्ण गोखले के। इन्होंने 1889 ईस्वी में इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के मंच से राजनीति में भाग लिया। 1897 में उन्हें और वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त वेलबी आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया। 1902 में वह बंबई संविधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए थे। 137 क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है सी, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। 138 क्वेश्चन है, 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सही आंसर है डी, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। 139 क्वेश्चन है, रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? तो 139 का सही आंसर है आपका ए, आप यहाँ पर देख सकते हैं सही आंसर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इन्होंने ऐसा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। 140 क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्म पंथियों के प्रभावाधीन आया 1906 के बाद ऐसा हुआ था। 141 क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे जब? इसका सही आंसर है ई। देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक के पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक नेशनल हीरो के रूप में उभरे और उन्हें लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई। इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। 142 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? सही आंसर है ए, अरविंद घोष। अरविंद घोष कांग्रेस के गरम दल से संबंधित थे। 143 क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए 143 क्वेश्चन है,
नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है डी, 15 अगस्त 1906 को हुई थी। इनको आपको याद रखना है। 144 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? सही आंसर है ए, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक आपके एक उग्रवादी नेता थे, ये गर्मपंथी नेता थे बेसिकली। 145 क्वेश्चन है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी, तो 145 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बी ऑप्शन को। तो कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी राजा वामबंधीय आंदोलन, इसको आपको याद रखना है। 146 क्वेश्चन है, शेर पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? सही आंसर है सी, लाला लाजपत राय। 147 क्वेश्चन है, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? सही आंसर है ए, वीडी सावरकर। वीडी सावरकर आपके अभिनव भारत से संबंधित हैं और इसकी स्थापना 1904 में की गई थी नासिक महाराष्ट्र में वीडी सावरकर के द्वारा, अभिनव भारत की स्थापना। इनको आपको याद रखना है। 148 क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? सही आंसर है ए, 1908 ईस्वी में किया गया था। देखिए 149 क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो सही आंसर है डी, द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, यहाँ पर आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इसके अतिरिक्त द हिंदू, बंगाली और द मेहरत्ता समाचार पत्र राष्ट्रवादी सोच को बढ़ावा देने वाले थे। 150 क्वेश्चन है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? सही आंसर है डी, यंग इंडिया। तो यंग इंडिया क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी हुई पत्रिका नहीं थी। यंग इंडिया आपकी महात्मा गांधी से जुड़ी हुई एक पत्रिका है। देखिए यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। युगांतर तथा संध्या पत्रिकाएं भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी। तो इनको आपको यहाँ पर याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके टोटल 100 क्वेश्चन आज की क्लास में हमने डिस्कस किए और लास्ट क्लास में 50 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। तो टोटल आपके 150 क्वेश्चंस आधुनिक भारत के इतिहास से यहाँ पर डिस्कस हो चुके हैं। ऐसे ही हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और जल्द ही इसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपको अच्छे से रिस्पॉन्स करना है और आपको पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है @PCS Mind, जहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी गई है, जिसके थ्रू आप रिवीजन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।